नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सर, आप सभी का फिर एक बार आरओ एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके का पार्ट थर्ड। आज फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में पहले लिख कर बताएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं। लिखा है कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को है। किसको है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि जिस कीमत पर उपभोक्ता को वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती है उसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य के कई सारे प्रयोग होते हैं, जैसे कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता, देशवासियों का महंगाई का बोझ, किस किस वस्तुओं का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है आदि। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2004-05 था, जिसको अब चेंज करके आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। तो इतना सारी रही। इस क्वेश्चन के आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसके बारे में हमने आपको इतना सारी बताया। तो आप क्या करेंगे, सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे और वीडियो को बार बार पॉज करके देखेंगे। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदासीनता वक्र डैश है के समान स्तर को मापता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स से है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को उदासीनता वक्र दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के समान स्तर को मापता है। ठीक है ना। इसका आप लोग को जब मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ऐसे इसका डायग्राम बनता है। ठीक है ना, ऐसे। तो फिर ऐसे चल के जाता है, इसमें कुल वो उसकी नापी जाती है। ठीक है ना, इधर प्राइस होता है, इधर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना। तो फिर ये सब हम लोग जब पढ़ रहे होंगे वो आपका इकोनॉमी, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई इसके बारे में करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उदासीनता वक्र दो वस्तु से प्राप्त संतुष्टि के समान स्तर को मापता है। उदासीनता वक्र का उपभोग के व्यवहार को बांटने का वक्र कहलाता है। ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है, जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य हैं। ठीक है ना। यह एक वित्तीय समिति होती है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 1 ईयर का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 ईयर का होता है। ठीक है। और इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाया जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार आदि विषयों पर अपनी रिपोर्ट सदन में समक्ष रखती है। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको हम, ये आपके पॉलिटिक्स से था, इतना क्वेश्चन का आंसर बताया। आप लोग सारी बातों को याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलने वाली समरेखा को कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलने वाली समरेखा को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, आइसोहाइट। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन के बारे में
थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलने वाली समरेखा को आइसोहाइड कहते हैं। एक समान ताप वाले स्थान को दर्शाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है ना। ये तो समान वर्षा को आइसोहाइड कहते हैं, लेकिन एक समान टेम्परेचर ताप जो बनाया रहता है उसको आइसोथर्म कहते हैं, जो कि बी में दिया हुआ है। ये ताप से रिलेटेड है। ठीक है ना। हाँ, एक अगला होता है जो आइसोब्रांट रेखा होता है, वह एक समय जो तूफान वगैरह आती है उसको निर्धारित करता है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेश आंदोलन का संबंध किससे है? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में स्वदेश आंदोलन का संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था, उसके बावजूद लॉर्ड कर्जन भारी विरोध के कारण लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। तो ये कब किया गया? 7 अगस्त 1905। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधान मंडल द्विसदनीय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा है कि यहाँ का विधान मंडल द्विसदनीय है, जो कि भारत में अभी तक केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल द्विसदनीय है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक का बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, यहाँ पे 99 है। ठीक है ना। दूसरा कर्नाटक, जो कि यहाँ पे 75 है। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे 36 है। चौथा महाराष्ट्र 78 है। बिहार 75 है। आंध्र प्रदेश 50 है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश 50 है तथा तेलंगाना 40 है। इन सब राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक हो गए, इतना ही में हमारा ये पॉलिटी का। तो हमें हर बुक को पढ़ना बहुत ही मोस्ट है। ये नहीं केवल हम यही पढ़ें इसी से एग्जाम में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल विटामिन से संबंधित है। जो मछली से तेल निकलता है कॉड लिवर, उस तेल को हम लोग कहाँ यूज करते हैं और उस यूज होता है उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपको बता देते हैं कि जो मछली का तेल होता है कॉड लिवर, इसमें विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या? विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा विटामिन डी से समृद्ध होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि मछली के जिगर से निकाली गई कॉड लिवर, ये जो कॉड लिवर है ना, ये कॉड लिवर आपका मछली के जिगर से निकलता है। ठीक है ना, वहाँ से जो मछली के जिगर से कॉड लिवर निकलता है एक पूरक पोषण होता है तथा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ विटामिन ए तथा विटामिन डी विद्यमान होता है। अतः आपको बता देते हैं कि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों साथ साथ विद्यमान होता है। ठीक है ना, तो विकल्प ए तथा विकल्प डी दोनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये ना देकर दिया होता बोथ इनकरेक्ट, मतलब दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मुहाना डेल्टा नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन को आंसर तुरंत हम क्या करेंगे, गलत कर जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहे मुहाना नहीं है, हर जो कि ये गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र मुहाना बनाती है और ये ताप्ती जो है मुहाना नहीं बनाती है, और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ताप्ती होगा। आपको बता देते हैं ताप्ती के बारे में थोड़ा सा, कि ताप्ती पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खालदेश पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में जाके क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है ना। अरब सागर में जाके गिरती है। इस नदी का प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। इसकी सहायक नदी कौन है, पूर्णा है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यानी ताप्ती नदी है, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह एस्च्यूरी का निर्माण करती है। बाकी सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन ताप्ती एक ऐसी नदी है जो एस्च्यूरी का निर्माण करती है। तो हम लोग, आप जब जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे नदी उदी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। एक चीज़ आप अभी ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन लगाएगा रीजनिंग में भी चाहे कहीं भी, तो आप जब बुक पर मैप बनाइएगा तो ये आपका पूर्व यानी ईस्ट, ये पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है ना, यानी ये उत्तर और ये दक्षिण, ऐसे फिगर बनाइएगा जब भी बुक में बनाइएगा तो, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2016 के रियो ओलंपिक में बबीता कुमारी भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल से कर रही थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में हर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि जो हमारी बबीता कुमारी हैं, इन्होंने कुश्ती का वो प्लेयर रह चुकी हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ओलंपिक में बबीता जो है कुश्ती खेल का ही प्रतिनिधित्व करेंगी, जो कि 55 किग्रा भार वर्ग के फ्री स्टाइल के प्री क्वार्टर फाइनल में यूनान की मारिया प्रिवोलारंकी में 1-5 से हार गई थी। वर्ष 2020 का ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो शहर में आयोजित किया जाएगा। जो इस साल की 2020 में ओलंपिक होने वाला था, वो जापान के टोक्यो में होता, ठीक है ना। बट आपको अभी बता देते हैं कि इस समय कोविड, इससे शायद ही कोई परिचय ना होगा। कोविड-19 आया हुआ है, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है, तो इसको चलते हुए हो सकता है, न्यूज़ में आ रहा है कि ओलंपिक इस बार जो 2020 में होने वाला है उसको या तो कैंसिल किया जाएगा या तो इसकी डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ क्लियर न्यूज़ नहीं है, जैसे न्यूज़ आएगी हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो बात आ गई यहाँ पे कोविड-19 की, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घर में रहें, मास्क लगाएं, हाथ को बार बार धोते रहें, ठीक है। साफ सफाई की विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बीमारी नहीं महामारी है, और आपको एक काम करना है, बीमार से नहीं बल्कि बीमारी से लड़ना है। इसलिए हर मरीजों से आप लोग घृणा न करें, बल्कि उस जो बीमार है उसको स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाएं, उपचार कराएं। अगर हम लोग अच्छे से मिल के लड़ेंगे तो ये कोविड जरूर हमसे हारेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्य किसका प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए, ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ कि सी जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज लुगदी कागज को रंगहीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्लोरीन आधारित ब्लीचिंग की अपेक्षा पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा है,
ये क्वेश्चन है, किसकी क्वेश्चन है? ये हमारी हिस्ट्री की क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है। इसकी राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, याद दिला देते हैं कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। 1206 से 1526 ईस्वी के काल को भारतीय इतिहास में सल्तनत काल कहा जाता है। 1206 से 1226 इसी को हम क्या कहते हैं? सल्तनत काल कहते हैं, ठीक है ना, सल्तनत काल कहते हैं। इसमें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सभी शासकों ने दिल्ली को अपना राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है ना। तमाम सारी इस पे बातें हैं, हम लोग अगले वीडियो में कभी अच्छे से बात करेंगे। चलते हैं हम लोग, बस इतना याद रखिएगा, 1206 से 1526 ईस्वी के काल को ही भारतीय इतिहास का सल्तनत काल कहते हैं। इसमें तमाम आपके ये कुतुब ऐबक, तमाम अकबर वगैरह इसी में सब आए थे, जिन्होंने, अकबर ने ही दूरदर्शिता को परिचय देते हुए फारसी को राज दरबार की भाषा बनाया था, ठीक है ना। अगर किसी ने पूछ देता है कि फारसी को किसने भाषा, राज दरबार का भाषा, राज की भाषा बनाया था, तो अकबर ने बनाया था, अकबर, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, अकबर ने ही इस राज की भाषा फारसी को बनाया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ईस्ट। ईस्ट एक क्या है? ईस्ट जो है एक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ईस्ट जो है अपना एक कवक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ के बहुतायत में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। यह फूल विहीन पौधा है तथा शरीर मूल तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। इसकी लगभग 80 से 90 हजार प्रजातियां हैं, ठीक है ना। अब कवक का यूज कहाँ किया जाता है? तो पावरोटी, नाना प्रकार के मदरा, ब्रांडी, विस्की, रम, बियर इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। तो भाई आप लोग इसको यूज करके रम बियर ना बनाइएगा, ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857। देखिए ये भी इतिहास का ही है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 1857 विद्रोह, जिसके बारे में कौन है ऐसा जो 1857 के विद्रोह को नहीं जानता होगा, उसी को कह रहा है। 1857 के विद्रोह को, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसके बारे में जितना अधिक से अधिक जानते होंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जितना अधिक से अधिक लिखेंगे आपको उतना ही क्वेश्चन याद होगा, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो को आप पूरा पॉज कर करके सारा क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा, फिर मिलाइएगा किसका कितना सही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस अब हम लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितने अधिक से अधिक बच्चों को आप पहुंचाएंगे, ये विद्या एक ऐसी चीज़ है बांटने से कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आप जितना अधिक से अधिक हो सकता है इसको शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।